जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, हम सुबह हमारी 10 बजे हमारी जियोग्राफी की क्लास होती है और शाम को हमारी हिंदी की क्लास होगी। कल से हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट की थी। तो कल हमने हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में जाना था। हम कल की क्लास में हमने सबसे पहले भाषा के बारे में जाना था, भाषा क्या होती है। इसके बाद में हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में जाना था और इसके बाद में हमने व्याकरण जो है शुरू किया था। कल हमने पढ़ा था कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है वियोग आयोग करण। वियोग आयोग करण व्याकरण जो है इसका शाब्दिक विच्छेद होता है। ओके। इसके बाद में हमने जाना था कि व्याकरण जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? भली भांति समझना। अब क्या समझना? कल हमने जाना था कि व्याकरण जो है हमें तीन चीजों का ज्ञान प्रदान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान कराता है। ओके। तो कल हमने इसके बारे में जाना था और कल हमने पढ़ा था कि व्याकरण जो है इसके तीन अंग माने गए हैं। व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं? तीन अंग माने गए हैं, जिनमें सबसे पहले बात करूं तो वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। ये तीन जो है व्याकरण के अंग माने गए हैं। वाक्य विचार, ये व्याकरण के तीन अंग माने गए हैं। अब हमें इन तीन बिंदुओं के माध्यम से ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ना है। वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के बारे में जानेंगे, इसके बाद में संधि के बारे में जानेंगे। संधि को भी किसमें शामिल करेंगे हम? इस वर्ण विचार के अंदर। इसके बाद में शब्द विचार के अंदर हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में, देशज विदेशज, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके। इसके बाद में वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे, वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ने को मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। पहला टॉपिक लेने वाले हैं वर्ण विचार। कल मैंने आपको बताया था कि वाक्य जो बनता है शब्दों के सार्थक योग से। कल मैंने क्या बताया था? वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक योग से। किससे बनता है? शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और शब्द बनता है वर्णों के सार्थक योग से। किससे बनता है? शब्द बनता है वर्णों के सार्थक योग से। और अब वर्ण किससे बनेगा? तो वर्ण बनता है ध्वनि से। किससे बनता है? वर्ण बनता है ध्वनि से। किससे बनता है? आपको ध्यान रखना है, वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार किसे कहा जाता है। तो कल हमने व्याकरण जब पढ़ा था तो व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण हमें तीन चीजों का ज्ञान प्रदान कराता है। कौन कौन सा? वर्णों की, भाषा की शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का व शुद्ध प्रयोग, इन तीन चीजों का ज्ञान प्रदान कराता है हमें व्याकरण। अब वर्ण विचार किसे कहेंगे? तो वर्ण विचार हमें वर्णों का, इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। यानी व्याकरण हमें, जिस प्रकार से व्याकरण हमें तीन चीजों का ज्ञान प्रदान कराता है, भाषा की शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का व शुद्ध प्रयोग का, उसी प्रकार वर्ण विचार हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध प्रयोग व शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान कराता है। ओके। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान हमें कौन कराता है? वर्ण विचार कराता है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार।
वर्ण विचार के बारे में मैंने अभी बताया है। वर्ण किससे बनता है? वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? शब्द। वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है? वाक्य। और वर्ण अभी मैंने बताया, वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। किससे बनता है? ध्वनि से बनता है वर्ण। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं ध्वनि किसे कहा जाता है। ध्वनि, बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? ध्वनि। भाषा की, कल हमने भाषा के बारे में भी चर्चा की थी कि भाषा किसे कहा जाता है? विचारों का आदान प्रदान या लेन देन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा की ध्वनि किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। को ध्वनि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण किसे कहा जाएगा। आपने ध्वनि की परिभाषा तो जान ली। ध्वनि किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ओके, और अभी हमने क्या पढ़ा था? ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वर्ण की परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि किस प्रकार से है? जिस प्रकार से मैं बोलूं ए, तो ये क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी। अगर लिखित इकाई पूछे तो क्या होगी? हमारा वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? हमारी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? हमारी ध्वनि। और इसी के ही लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। के लिखित रूप को, के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी वर्ण की परिभाषा। किसकी परिभाषा होगी? वर्ण की परिभाषा। यानी भाषा की सबसे छोटी, एग्जाम के अंदर भी पूछ सकता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? लिखित इकाई कौन सी है? ओके, तो हमें क्या बताना है? भाषा की मौखिक इकाई पूछे तो हमें क्या बताना है? ध्वनि बताना है। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो क्या बताना है? हमें ध्वनि। तो अब हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, आपको बताना है। तो चलिए एक बार आप इसको नोट करें, बाद में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस बोर्ड पर। अब एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछता है हमसे, और मैं जो बता रहा हूं कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, शायद सीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, पिछली जो सीटी की एग्जाम होती है इसके अंदर भी। अब हमें किस प्रकार से पूछेगा, तो सबसे पहले प्रश्न की बात करूं तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आपको क्या बताना है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। आप इन प्रश्नों को नोट जरूर करें क्योंकि यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछता है। ओके, हमें क्या बताना है? ध्वनि बताना है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी आपको क्या बताना है? वर्ण बताना है। क्या बताना है? वर्ण बताना है। भाषा की अगर मौखिक इकाई पूछे तो आपको क्या बताना है? ध्वनि। और लिखित इकाई पूछे तो क्या बताना है? हमें वर्ण बताना है। इसके अलावा
अगर ना तो लिखित पूछे और ना ही मौखिक पूछे, अगर ये आप एग्जाम के अंदर इस प्रकार से दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमें क्या बताना है? भाषा की, मान लो इस प्रकार से प्रश्न दे दे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई इकाई पूछे तो हमें क्या बताना है? तो भी हमें क्या बताना है? वर्ण, वर्ण बताना है। ओके, ना तो मौखिक पूछे ना ही लिखित पूछे, तब भी हमें क्या बताना है? हमें बताना है वर्ण बताना है। अब वर्ण क्यों बताना है? क्योंकि साथियों भाषा के 3 अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए हैं? भाषा के 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ओके, इसलिए हमें क्या बताना है? वर्ण बताना है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, अर्थ के आधार पर पूछे, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे, या फिर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई पूछे, तब हमें क्या बताना है? तो हमारा राइट आंसर होगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो साथियों अर्थ निकलता है शब्द और वाक्य का। किन किन का निकलता है? शब्द और वाक्य का अर्थ निकलता है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी मैं इस प्रकार से कोई वर्ण लिख दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ केवल शब्दों का होता है या फिर वाक्य का होता है। जिस प्रकार से मैं एक शब्द लिख दूं कमल, तो आपके दिमाग में अचानक से एक कमल के एक फूल का चित्र आ गया होगा। किसका आ गया होगा? कमल के फूल का दिमाग में चित्र उभर आया होगा। तो अर्थ केवल होता है शब्दों का, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। ओके, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो होगी हमारी शब्द। कौन सी होगी? शब्द होगी। और सबसे बड़ी इकाई पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो क्या होगी? हमारा वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य होगा। तो आप इनको इनका ध्यान रखना है, सबसे छोटी इकाई का और सबसे बड़ी इकाई का। ओके, इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या फिर बड़ी इकाई पूछ ले, तब हमें क्या बताना है? अब देखिए यहां पर क्या है? भाव या भावार्थ, और यहां पर अर्थ के आधार पर पूछ रहा था। अब भावार्थ केवल वाक्यों का निकलता है। किनका निकलता है? वाक्य मुहावरों का निकलता है भावार्थ। शब्दों का कोई भावार्थ नहीं होता। ओके, तो हम भाव या भावार्थ के आधार पर कौन सी इकाई होगी? वाक्य होगा। हमारा आंसर क्या होगा? वाक्य होगा। क्योंकि व्याकरण की भाषा के 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वाक्य केवल, सॉरी, भाव या भावार्थ केवल वाक्यों का निकलता है, शब्दों का भी भावार्थ नहीं निकलता और वर्णों का भी भावार्थ नहीं निकलता। अगर बड़ी इकाई भी पूछे तो क्या होगी? हमारी वाक्य ही होगा। ओके, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग की बात करें तो हमारा होगा आंसर वाक्य। क्या होगा? वाक्य होगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। ओके,
तो आप इन प्रश्नों को एक बार नोट करें। इसके बाद में हम शुरू करते हैं वर्ण। अब हम देखते हैं वर्ण। वर्ण के प्रकारों के बारे में। वर्ण की परिभाषा हमने जान ली। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? ओके, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी तो हमें क्या बताना है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी तो क्या बताना है हमें? वर्ण। अगर सबसे छोटी इकाई भी पूछी तो हमें क्या बताना है? वर्ण बताना है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और इसके बाद में अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछी तो वाक्य। इसके बाद में भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी तो वाक्य होगा। और बड़ी इकाई भी पूछी तो क्या होगा? वाक्य। और भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा? वाक्य होता है। तो अब आज हम देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण की परिभाषा हमने जान ली। अब हम जानते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार या भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कौन कौन सा होता है? स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये होते हैं वर्ण के दो प्रकार। अब देखते हैं स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता है। तो पहले हम सब स्वर को शुरू करेंगे, इसके बाद में हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो सॉरी मेरे द्वारा बताया गया कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं क्या है कि आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर किसे कहा जाता है। बात करें स्वर की, तो जब हम किसी शब्दों का या फिर वाक्य का उच्चारण करते हैं, यानी हम बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है, हमारी मुंह से जो वायु निकलती है उसे हम कहते हैं प्राण वायु। क्या होती है? प्राण वायु कहती हैं। तो अगर जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु कम लगती है उन्हें तो हम क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु अधिक लगती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसके बारे में एक क्या नोट करना है? ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित नहीं। स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको इन स्वर और व्यंजन के बारे में ये नोट करना है। ये स्वर जो है स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। अब किस प्रकार से स्वतंत्र उच्चारित होते हैं? जिस प्रकार से मैं बोलूं कै, तो कै के साथ साथ और किसी वर्ण की भी ध्वनि आ रही है। कै का उच्चारण जब हम करते हैं तो कै के साथ साथ एक ए की भी ध्वनि आ रही है। इसका उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आ रही है? ए की भी ध्वनि आ रही है। लेकिन हम अगर स्वरों का उच्चारण करें जिस प्रकार से ए, तो इनका उच्चारण क्या होगा? एकदम सरल होगा। लेकिन इनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की भी सहायता ली जा रही है। किसकी? अन्य वर्ण की भी सहायता ली जा रही है। ओके, यानी ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ इसका। इसके बाद में इनको उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। नहीं ली जाती। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है।
यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु को बाहर आने में अधिक समय लगता है, लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु को बाहर आने में कम समय लगता है। ओके, यानी ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और इनको बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसकी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। जिस प्रकार से कै कै के साथ साथ ए की ध्वनि क्या हो रही है, बाहर आ रही है। ओके, तो ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्वर। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं, स्वर किसे कहा जाता है, स्वरों के बारे में जानेंगे, इसके बाद में हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्वर। स्वर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण, परिभाषा क्या होगी इसकी स्वर की, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, तथा जिनको बोलते समय जिनको बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है या फिर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं तथा जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं स्वरों की संख्या। हिंदी व्याकरण के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी व्याकरण के अंदर स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। इन 11 स्वरों की बात करें तो वे 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ के बाद में आती है री, ए, आई, ओ और औ। तो ये होते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर 11 स्वर माने गए हैं। 11 कितने स्वर होते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर, 11 स्वर होते हैं। लेकिन हमने छोटी क्लासों के अंदर और भी पढ़ा है, हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है अंग और अह, इन दो को भी पढ़ा है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इन दो को स्वर नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है, स्वर नहीं माना गया है। स्वर केवल इन 11 वर्णों को ही माना गया है। किनको, इन 11 वर्णों को ही क्या माना गया है, स्वर माना गया है। ओके, अब बात करें इन दो को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अयोगवाह ध्वनियां। अंग और अह, इनको कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण किस प्रकार से, यानी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए तो अयोग वाह, अ का अर्थ हम हिंदी व्याकरण में नहीं के अर्थ में लेते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ाव और वाह का अर्थ होता है वहन, यानी जो जुड़कर वहन नहीं होते। किनके साथ, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए इन स्वरों को किसके साथ प्रयोग करते हैं, हम व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग में लेते हैं। किनके साथ प्रयोग करते हैं, इनका स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग में लेते हैं। लेकिन इन दो का प्रयोग
केवल स्वरों के साथ किया जा सकता है। किसके साथ किया जा सकता है? केवल इन स्वरों के साथ किया जा सकता। इनको इन व्यंजन वर्णों के साथ नहीं जोड़ सकते। ये जो हम आगे 33 व्यंजन पढ़ेंगे उनके साथ इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इन दो वर्णों का। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और ये जो पिछली सीटी की एग्जाम हुई थी इसके अंदर भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण है या फिर निम्न वर्णों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया था, अयोगवाह वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्मीय वर्ण या फिर संयुक्ताक्षर। तो हमें इनका सही ऑप्शन कौन सा चूज करना था? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है इन दो वर्णों को, अंग और अह। ओके, तो आप इनको ध्यान रखना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। इसके बाद में हम जानते हैं स्वर के प्रकारों के बारे में। स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो स्वरों की संख्या आपको ध्यान रखनी है, कितनी होती है? 11 होती है। ये क्या है? स्वर है। और इन दो को क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और जब हम हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, बाद में हम इनको, इन प्रश्नों को, यानी इन इस थ्योरी की क्लास को जो है हम प्रश्नों के माध्यम से सोल्व पिक करेंगे। ओके, तो आगे हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, तो हम स्वरों को अलग अलग आधारों में बांटेंगे, स्वरों को अलग अलग प्रकारों में बांटेंगे। तो सबसे पहले स्वरों को बांटने का हम आधार लेते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर, पहला कौन सा प्रकार ले रहे हैं हम? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 कौन कौन से होते हैं प्रकार? तो सबसे पहला है ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है पलुत स्वर। कौन सा होता है? पलुत स्वर होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इस ऋस्व स्वर को ही कहा जाता है लघु, लघु स्वर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है गुरु। इसको छोटा भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? बड़ा भी कहा जाता है, बड़ा स्वर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋस्व स्वर किसे कहा जाता है। तो बात करें ऋस्व स्वर की, सबसे पहले बात करें ऋस्व स्वर किसे कहा जाता है। तो ऋस्व स्वर की बात करें तो स्वर वे स्वर जिनको बोलते समय कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋस्व स्वर कहते हैं। और ऋस्व स्वरों की संख्या की बात करें तो ऋस्व स्वरों की संख्या होती है 4। यानी सबसे पहले हमने वर्णों को 2 प्रकारों में बांटा, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है, यानी स्वरों से अधिक समय लगता है व्यंजनों का उच्चारण करने में। इसके बाद में हम बांट रहे हैं स्वरों को
तो सबसे पहले हम आधार कौन से लिया है? सबसे पहले स्वरों को बांटने का मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो इसमें भी हमने कौन सा प्रकार लिया है? ऋस्व स्वर या लघु स्वर, छोटा स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में या फिर बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋस्व स्वर कहते हैं। ओके, तो ऐसी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं ऋस्व स्वर। एग्जाम के अंदर इस प्रकार से दे दी, एक तो ये ऋस्व स्वर दे दी, इसके अलावा कोई अन्य स्वर दे दी। अगर और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋस्व स्वर है, ओके, तो हमें इनका चयन करना है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रकार लेते हैं हम दीर्घ स्वर। ऋस्व के बाद में दीर्घ, इसका लघु का उल्टा क्या होता है? गुरु। लघु का अर्थ उल्टा क्या होता है? गुरु, या छोटा या फिर बड़ा स्वर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वरों की संख्या की बात करूं तो ऐसे स्वरों की संख्या होती है 7। यानी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है हिंदी व्याकरण के अंदर? 7 मानी गई है। और इस 7 वर्णों की बात करें तो सबसे पहले है आ के बाद में है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ए के बाद में है आई, इसके बाद में है ओ और औ। तो ये इन 7 वर्णों को क्या माना गया है? दीर्घ या फिर गुरु माना गया है, यानी सब दीर्घ स्वर माना गया है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों को कितने, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको क्या बताना है? 3 बताना है। ओके, अब तीसरा प्रकार लेते हैं हम। तीसरा है पलुत स्वर। कौन सा है? तीसरा है पलुत स्वर। और इस पलुत स्वर की परिभाषा की बात करूं तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में लंबे, जिनका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पलुत स्वर कहते हैं। यानी यदि किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए उसे, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? पलुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? पलुत स्वर कहते हैं। जिस प्रकार से हम ओम का उच्चारण क्या करते हैं? लंबे समय तक करते हैं, तो ऐसे स्वरों को किसमें माना गया है? पलुत स्वरों के अंदर माने गए हैं। लेकिन इन पलुत स्वरों का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत के अंदर किया जाता है। ओके, तो हमें ज्यादातर इन दो का ही खास ध्यान रखना है, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। ओके, कौन कौन से होते हैं और इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था हमारा पहला आधार, स्वरों को बांटने का पहला आधार, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।